नमस्कार सभी दोस्तों को। कैसे हैं आप सब। मैं नीरू धामा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल धाम अकेडमी पर। आज हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में चर्चा करेंगे। 1991 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया आई थी, उसमें क्या महत्वपूर्ण आपके टॉपिक्स हैं, क्या इम्पोर्टेंट आपके चीज़ें थी, क्या एलपीजी है, क्या एनईपी है, इन सब के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को इन डेप्थ स्टडी करेंगे और समझेंगे कि एनईपी का रोल इंडियन इकोनॉमी पर कैसा रहा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले 1991 के भारत में जाते हैं, वहां की स्थिति को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि क्या सिचुएशन रही होगी। तो 1991 में सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि हमारी जो इकोनॉमिक व्यवस्था है या जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है भारत की, वो बहुत ज़्यादा चरमरा गई थी। परेशानी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि इंडियन इकोनॉमी का सर्वाइवल मुश्किल हो गया था। कारण बहुत थे। सबसे पहला कारण था हमारी आज़ादी, कि जब हमारी आज़ादी हुई तो हम लोग थोड़े से डर गए। जब इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, तो वो डर गया कि अब हमें बाहर वाले देश से, किसी से भी या पूरे वर्ल्ड से हमें कोई ज़्यादा मतलब नहीं रखना है, किसी ग्रुप में हमें नहीं बंटना है। हम गुटनिरपेक्षता का जो रूल होता है उसे, या जो प्रिंसिपल होता है उसे फॉलो करेंगे। हम किसी से कोई व्यापार नहीं करेंगे। हम कहीं अपने आप में एक कॉन्ट्रैक्शन हमारे अंदर आ गया था कि हम बाहर के जो वर्ल्ड है उससे हम अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर रहे थे। अल्टीमेट इससे क्या हुआ कि हमारी इकोनॉमिक जो व्यवस्था है वो नीचे गिरनी शुरू हुई। ये तो कोई एक कारण हुआ, इसके अलावा बहुत से अधिक कारण थे। उन कारणों को कैसे 1991 में सॉल्व किया गया और कैसे पॉलिसी के थ्रू, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के थ्रू, या आप कह लें एलपीजी, एक जो इसका दूसरा नाम है, उसके थ्रू कैसे इसे जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया गया और कैसे इसे बेहतर बनाया गया। तो चलिए करते हैं शुरुआत। जुलाई 1991 की बात है, जब इंडिया ने सीरीज ऑफ मेजर्स अपने भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसके स्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए और साथ साथ बीओपी की पोजीशन को बेहतर करने के लिए किया है। बीओपी क्या है? आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, जहां आपके एक देश से दूसरे या जितना भी विश्व है उसके साथ होने वाली सारी ट्रांजैक्शंस या लेन देन का खाता आपका बीओपी होता है। तो उसकी पोजीशन को ठीक करने के लिए, मतलब उसको सरप्लस में ले जाने के लिए, उसको पॉजिटिव करने के लिए और साथ साथ अपनी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए हमने 1991 में कुछ मेजर्स किए थे। उसमें आपके जो सबसे ज़्यादा मेजर जो उसमें जो चेंजेस हुए थे वो थे आपके लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो इसके नाम से कंफ्यूज नहीं होना, ये सब सिनोनिम्स हैं और इन सब का मतलब था भारतीय अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाना। कई बार इसका नाम आता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। क्या थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया? तो आप देख सकते हैं हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो किस तरह से चरमरा गई है, कितने बुरे हालात हमारे हो गए। और हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं आईएमएफ के पास, हम जा रहे हैं वर्ल्ड बैंक के पास, हम जा रहे हैं डेवलप्ड नेशंस के पास कि कैसे हमें कुछ सहायता देकर अपनी इकोनॉमी को स्टेबल किया जाए। तो समझते हैं क्या है ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो टर्म है इसका ब्रॉडली मतलब होता है कि स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट करना, ताकि आप अपने देश की स्पेंडिंग को, आप अपने देश के खर्चों को इस लेवल पर लेकर आए कि आपके जो नुकसान आपके भारत में हो रहे हैं, जो फिस्कल डेफिसिट आपका हो रहा है, उसको आप कम कर सकें। और इसमें आपको सबसे ज्यादा किस चीज पे ध्यान देना होता है कि आप धीरे धीरे अपने इंपोर्ट जैसे मैंने लास्ट एक डब्ल्यूटीओ की वीडियो में भी बताया था, इंपोर्ट का मतलब होता है जब कोई चीज आप अपने देश में लेकर आते हैं, आयात बोलते हैं, और निर्यात को हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। तो जब ज्यादा सामान बाहर जाएगा, बिकेगा, तो हमारे लिए पैसा बढ़ेगा, तो ये हमारे लिए अच्छी चीज है। तो एक्सपोर्ट को हमें बढ़ाना था और इंपोर्ट को हमें रिड्यूस करना था। इसका एक और नाम है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो मैंने कहा कंफ्यूज नहीं होना है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होंगे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी होगी या एलपीजी रिफॉर्म्स होंगे, सबका मतलब एक है। और यहाँ हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कब आया? सबसे पहली बात तो ये 1991 में आया, और इसका मतलब तो हमने कई बार पढ़ लिया है, लेकिन कौन इसको लाया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनईपी किसके द्वारा लाई गई, तो वो आपके पीए पीवी नरसिम्हम राव और आपके मनमोहन सिंह
के द्वारा लाई गई। क्या रीजन थे इम्प्लीमेंट करने के एनईपी को? तो यहाँ आपके कुछ रीजंस इन्होंने बताए हैं कि हमारे भारत में क्यों लाया हम एनईपी, ऐसा क्या कारण हो गया। तो देखिए, मैंने कहा था बहुत सारे कारण थे। आज उन कारणों को कुछ कुछ को हम चर्चा करेंगे। पहला था पब्लिक सेक्टर की बहुत ही बुरी हार। सरकारी जो हम देखते हैं संस्थानों में कितना बुरा हाल है। यदि सब कुछ सरकारी हो जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाता है चलाना, क्योंकि उनकी सैलरी फिक्स थी। उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन, कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई दायित्व, कोई जवाबदेही नहीं थी, तो वो बहुत ही बुरी हालत में काम कर रहे थे। प्राइवेट सेक्टर की जो ग्रोथ थी उसको उन्होंने लिमिटेड कर दिया था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो थे एकदम गिर गए थे, एकदम बहुत ही, अगर मैं सच बताऊं तो शायद हमारे 3 दिन के सर्वाइवल ऑफ इकोनॉमी की भी हालत नहीं थी। इतना बुरा हाल हमारे उस समय 1991 में हुआ था। उसके साथ साथ हमारे एक्सपेंडिचर्स हमारी इनकम से ज्यादा हुए थे, मतलब हमारे खर्चे हमारी आय से बहुत ज्यादा हो गए थे। और हमारे इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कोई इनकरेज हम लोग नहीं कर रहे थे। हमारी गवर्नमेंट उनके लिए कोई प्लान नहीं ला रही थी ताकि वो हमारे भारत में आके इन्वेस्ट करें। और इसके साथ साथ टैक्स नोट्स जो है वो भी बहुत हाई थे, मतलब बहुत ही हाई लेवल का टैक्स था। तो आपने देखा कितनी सारी परेशानियां थी। इन परेशानियों को सॉल्व करने के लिए ही हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई। मूविंग फॉरवर्ड, कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन उसकी कुछ ब्रांचेस होते हैं। क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, तो उसकी हमारी 3 ब्रांच है। पहला लिबरलाइजेशन, दूसरा प्राइवेटाइजेशन और तीसरा ग्लोबलाइजेशन। चलिए अब एक एक को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं क्या है लिबरलाइजेशन। तो जैसा हम इस फोटो में देख पा रहे हैं, लिबरलाइजेशन का मतलब है कुछ हमें आजादी सी थोड़ी मिली, थोड़ी स्वतंत्रता मिले, थोड़ी सी काम करने में हमारी स्वेच्छा से हम अपना कार्य करें। तो क्या है लिबरलाइजेशन? लिबरलाइजेशन का मतलब है फ्री फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट इन द वे ऑफ ट्रेड। कि यदि आप हमें हमारा व्यापार करने में किसी भी तरह की कोई रोक टोक है, मतलब बहुत अधिक रोक टोक ना करें, तो उसको हम लिबरलाइजेशन का नाम देते हैं। 1991 से पहले बहुत ज्यादा कंट्रोल थे गवर्नमेंट के द्वारा। इंडस्ट्रियल लाइसेंस सिस्टम बहुत रिजिड था। आप प्राइसिंग पे भी आपने कंट्रोल किया हुआ था, आप इंपोर्ट में भी लाइसेंसिंग कर रखी थी, आपने बाहर के निवेशों को भी हमारे भारत में रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था। तो क्या किया गया फिर? हमने इसमें लिबरलाइजेशन के अंडर ही हम 4 रिफॉर्म लेकर आए। 4 रिफॉर्म मतलब इसको आप समझिए, हम 4 सेक्टर में रिफॉर्म लेके आए। 4 सेक्टर रिफॉर्म्स। अब 4 सेक्टर रिफॉर्म का मतलब क्या हुआ कि 4 क्षेत्रों में हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ लिबरलाइजेशन का की वजह से। पहला इंडस्ट्रियल सेक्टर, फाइनेंशियल, फिजिकल एंड देन एक्सटर्नल। सबसे पहले समझते हैं इंडस्ट्रियल क्या है। तो हमें पता है जो हमारी इंडस्ट्रीज थी उसमें सबसे पहले क्या किया गया, जितने भी लाइसेंसिंग सिस्टम थे सबको हटाया गया। लेकिन किसको छोड़ के? जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड जो खराब से, जैसे सिगार हो गया या आपके जिसको हम कहते हैं ना गुटखा, चैनी, खैनी जो भी है वो, उनके जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है उसको छोड़कर बहुत सी इंडस्ट्रीज की लाइसेंसिंग को खत्म किया गया। पब्लिक सेक्टर के रोल को कम कर दिया गया, उनके प्रोडक्शन को लिमिटेड कर दिया गया कि अब पब्लिक सेक्टर आप थोड़ा शांत बैठ जाइए, अब प्राइवेट सेक्टर की बारी आ रही है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने इंपोर्ट कैपिटल पे भी थोड़ी सी फ्रीडम दी, डी रिजर्व कर दिया प्रोडक्शन यूनिट को। इसका मतलब अब कहीं पे भी रिजर्वेशन नहीं है कि केवल इतना ही प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसके साथ साथ प्रोड्यूसर्स को फ्रीडम दी गई कि उनको क्या प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है। मूविंग टू द सेकंड रिफॉर्म, फाइनेंशियल रिफॉर्म। अब फाइनेंस में ऐसा क्या रिफॉर्म हुआ? अब आरबीआई के हाथ में उन्होंने अपने घर की चाबी दी थी, और एक घर का नाम था भारत की इकोनॉमी। इस घर का नाम क्या था? भारत की इकोनॉमी। तो भारत की इकोनॉमी की चाबी किसको दी गई? आरबीआई को। और बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा जो है आपके ड्रामेटिकल चेंजेस किए गए, और साथ साथ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया गया हमारी भारतीय मार्केट में। अब क्या होता है एफआईआई? बहुत शॉर्ट में समझाऊं तो एफआईआई का मतलब है यदि बाहर का कोई व्यक्ति जो फॉरेनर है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं फॉरेनर, तो यदि फॉरेनर हमारे भारत में आके अपना पैसा इन्वेस्ट किस में करे? हमारी स्टॉक मार्केट में यदि पैसा इन्वेस्ट करता है, सिंपल, और कहीं कुछ नहीं कर रहा, बस वो आया और उसने हमारी स्टॉक मार्केट में, भारतीय स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करा, तो उसको हम बोलेंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिसकी लिमिट हमारी 10% होती है लिस्टेड कंपनीज में। डिटेल में हम कभी
और वीडियो में इसमें डिस्कस करेंगे। तीसरा रिफॉर्म था फिस्कल रिफॉर्म। पहले तो समझिए फिस्कल होता क्या है। फिस्कल पॉलिसी बेसिकली गवर्नमेंट के हाथ में होती है और उसमें दो चीजें मेन होती हैं, जिसमें पहला आपका होता है टैक्स और दूसरा आपका होता है एक्सपेंडिचर। मतलब टैक्स और एक्सपेंडिचर, खर्चे और आपका कर। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि टोटल रेवेन्यू टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट से रिलेटेड है और ये मेजरली किस में बात करती है, आपके एक्सपेंडिचर में और आपके टैक्स जो हमारी गवर्नमेंट लगाती है उसके जितनी भी आप पॉलिसी बनाते हैं उसी को हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। तो इसमें क्या चेंजेस हुए, तो उन्होंने कहा बिफोर लिबरलाइजेशन तो बहुत ज्यादा टैक्स इवेजन होता था। इवेजन का मतलब होता है टैक्स की चोरी करना, तो बहुत ज्यादा होती थी। उसके पीछे कारण था कि टैक्स बहुत हाई था तो लोग टैक्स की चोरी करने के लिए मजबूर थे। लेकिन जैसे ही लिबरलाइजेशन आया तो टैक्स भी कम कर दिए गए और बहुत सिंपल प्रोसीजर बना दिया गया टैक्स को पे करने का। इसके साथ साथ जो नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स होते हैं गवर्नमेंट के उनको भी कम किया गया। मतलब बहुत सिस्टमैटिक तरीके से ही एक तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी और साथ साथ टैक्स को भी कम कर दिया गया। लास्ट रिफॉर्म हमारा हुआ लिबरलाइजेशन के अंदर एक्सटर्नल रिफॉर्म। एक्सटर्नल रिफॉर्म में क्या हुआ कि आपके दो तरह की इसमें चीजें हुई। पहला, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बढ़ाया गया, बेहतर किया गया और इसके साथ साथ आपकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में भी इम्प्रूवमेंट लाई। उसकी जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थी उसको हटाया गया, टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस को मॉडरेट बनाया गया, एक्सपोर्ट ड्यूटी तो सारी वापस ही ले ली और जो इम्पोर्ट लाइसेंसिंग थी उसको भी बहुत से केसेस में एबॉलिश कर दिया, मतलब खत्म कर दिया। तो मतलब अब जो बाहर का जो देश है, जो ग्लोब है, वो भारत में आसानी से इम्पोर्ट या भारत का सामान बाहर देशों में एक्सपोर्ट आसानी से हो सकता था। क्या फायदे हुए हमने सारा देख लिया। फायदे बहुत सारे थे। लाइसेंसिंग जो है, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग बेहतर हो गई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुई, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा बढ़ा, इसके साथ साथ हमारी कंजम्पशन बढ़ी, करप्शन कम हुआ और साथ साथ हमारी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, मतलब कि क्या होती है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, जो हम बाहर विदेशों से जो पैसा उधार मांगते हैं, चाहे हम वर्ल्ड बैंक से या आईएमएफ से और डेवलप्ड नेशनों से जो मांगते हैं, तो वो भी हमारी थोड़ी कम हो गई। नुकसान क्या हुए, नुकसान ये हुए कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए हुई क्योंकि पब्लिक सेक्टर जो बहुत तेजी से बढ़ रहा था उसको थोड़ा सा कम किया, उसके प्रोडक्शन को थोड़ा कम कर दिया, तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। डोमेस्टिक यूनिट का लॉस इसलिए हुआ क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स को बुलाना शुरू कर दिया था, तो जो डोमेस्टिक यूनिट्स थी उनको कहीं ना कहीं इफेक्ट इससे हुआ। इंक्रीज हो गए हम फॉरेन नेशंस पे, हमारी डिपेंडेंस बढ़ गई बिल्कुल, क्योंकि अब जब हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हमारा बाहर के देशों से होगा तो कहीं ना कहीं हमारी उनके ऊपर निर्भरता बढ़ती है। और इसके साथ साथ अनबैलेंस डेवलपमेंट। अनबैलेंस डेवलपमेंट इसलिए क्योंकि कुछ सेक्टर्स में तो बहुत ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही थी और कुछ सेक्टर्स में बिल्कुल भी नहीं हुई, तो इससे अनबैलेंस्ड, मतलब कि बिल्कुल व्यवस्थित डेवलपमेंट नहीं हो पाई। बढ़ते हैं आगे हमारे दूसरे, जो हमारा एल के बाद जो हमारा दूसरा था पी, विच इज प्राइवेटाइजेशन, उसके ऊपर बात करते हैं। क्या है हमारे प्राइवेटाइजेशन। नाम से तो समझ में आ रहा है कि कुछ चीज प्राइवेट करने को प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, लेकिन डेफिनेशन से समझे तो इट इज द ट्रांसफर ऑफ द फंक्शन और एक्टिविटी और द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म फ्रॉम द पब्लिक टू द प्राइवेट। मतलब पब्लिक सेक्टर से यदि हम प्राइवेट सेक्टर की तरफ अपने आप को ट्रांसफर करें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी एक्टिविटीज को, अपने फंक्शंस को, तो उसे हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। दो तरह से हुई थी ये भी। पहला तो आपने पब्लिक सेक्टर को, जो यूनिट है उसी को प्राइवेट सेक्टर में बांट दिया, या दूसरा अपना सीधा उस सेक्टर का, पब्लिक सेक्टर यूनिट का वहां से विड्रॉल कर दिया। क्या ऑब्जेक्टिव थे प्राइवेटाइजेशन को लाए, किस लिए, ताकि एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके हमारे इसमें, क्योंकि पब्लिक सेक्टर की तो एफिशिएंसी बहुत खराब थी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई जवाबदेही नहीं, बहुत बुरा हाल चल रहा था। तो उसको बढ़ाने के लिए प्राइवेटाइजेशन को लाया गया। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट को बढ़िया करने के लिए, फॉरेन करेंसी को और ज्यादा लाने के लिए, जब ज्यादा प्राइवेट इंडस्ट्रीज खुलेंगी तो उतना ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगी और उतनी ज्यादा हमारे पास इनकम, हमारे देश में, हमारे भारत के पास इनकम आएगी। नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज होगा, बिल्कुल सही बात, और इसके साथ साथ रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी कंट्री की होगी।
क्या क्या किया गया प्राइवेटाइजेशन में, हमने बात कर ही ली है कि कॉन्ट्रैक्शन हो गया पब्लिक सेक्टर का, मतलब उसको सिकोड़ दिया कि भैया अब पब्लिक सेक्टर आप थोड़ा साइड हो जाइए या थोड़े कम हो जाइए, और अब हम सारा काम जो है प्राइवेट सेक्टर के हम हाथों में धीरे 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 देना शुरू हो गए, डिसइन्वेस्टमेंट होनी शुरू हो गई। डिसइन्वेस्टमेंट भी वही होता है कि पब्लिक सेक्टर अपने शेयर्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दे। तो वही बात है, शेयर ऑफ सेल ऑफ शेयर्स ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइज, प्राइवेट सेक्टर का बढ़ना। कन्वर्जन ऑफ द लोन इनटू शेयर्स इज नॉट नेसेसरी, एकदम जो सिक इंडस्ट्रीज थी उसको अबॉलिश कर दिया गया, और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एस्टैब्लिश कर दी, जिसको हम एक सरल भाषा में कहें तो समझौते हमने जो है इंडस्ट्रियल यूनिट्स में बनाने शुरू किए। फायदे ऑफकोर्स हमें पता है, इकोनॉमिक बर्डन हमारा कम होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, हमारी इररेस्पॉन्सिबिलिटी जो कि मैं कह रही थी जवाबदेही हमारी कम हो रही है, या हमारी जिम्मेदारियां हम नहीं समझ रहे थे पब्लिक सेक्टर में, तो प्राइवेट सेक्टर में वो चीज़ें बढ़ गई, साइंटिफिक मैनेजमेंट हुई, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इनकरेज हुई, नई इन्वेंशंस भी। नुकसान क्या क्या हो गए कि भैया जो इंडस्ट्रियल सिकनेस है वो थोड़ी सी हो गई, वेलफेयर जो हमारा पब्लिक सेक्टर करता था वो अब हमारा प्राइवेट सेक्टर नहीं करता, क्लास स्ट्रगल होने लग गए कि भैया जो प्राइवेट सेक्टर के जो रिच और जो एलीट ग्रुप है वो तो बढ़ता जा रहा था, बल्कि जो छोटे ग्रुप थे वो कम रह रहे थे, जिसकी वजह से इनक्वालिटी भी हुई। एम्प्लॉयज को ये चीज़ पसंद नहीं आई क्योंकि जो सरकारी में थे उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट देनी पड़ी। इसके साथ साथ फाइनेंस में भी उन लोगों को प्रॉब्लम हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़े स्केल पे उस समय बढ़ गई थी क्योंकि सरकारी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस बंद हुई, वीकर सेक्शन को कहीं ना कहीं इग्नोर इसमें किया गया, और साथ साथ नेशनल का जो इम्पोर्टेंस जो उस समय इशू था उसको भी कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया। अब इसके साथ साथ जब मैं कहती हूँ प्राइवेटाइजेशन हुई, जब हम प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं उसके साथ साथ हमारी एक और चीज़ हुई जिसका नाम है पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म। ये एक अलग अपने आप में बहुत सुंदर टॉपिक है, लेकिन चलिए यहाँ पे इसको डिस्कस करते चलते हैं कि प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म किए गए। इसका अर्थ कि सारी ही पब्लिक सेक्टर को बंद नहीं किया गया, जो एकदम सिक यूनिट्स थी उनको बंद किया गया, और जो बची हुई यूनिट्स थी उनको रिफॉर्म किया गया। रिफॉर्म किस तरह से किया गया कि उनको अब नए अवार्ड्स मिलने लगे, जैसे नवरत्ना जो बेहतर परफॉर्म करेंगी, और उससे उसके बाद महारत्ना जो उससे भी बेहतर करेंगी, और मिनी रत्ना जो नवरत्ना से भी छोटी थी। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले मिनी रत्ना, फिर आप नवरत्ना बनेंगी, और उसके बाद आप महारत्ना बन जाएंगे। नाउ मूव फॉरवर्ड टू दी ग्लोबलाइजेशन। व्हाट इज दिस ग्लोबलाइजेशन? हमने अब क्या क्या पढ़ लिया, हमने एल पढ़ लिया डिटेल में, पी पढ़ लिया डिटेल में, और अब हम आ रहे हैं अपने जी के पास कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, वैश्वीकरण क्या है। क्या होता है वैश्वीकरण? तो कहते हैं एक वो प्रोसेस है जो एसोसिएट हुआ है किससे, इंक्रीजिंग ओपननेस, ग्रोइंग इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड डीपनिंग द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। मतलब जब किसी एक देश का, जैसे भारत है, तो भारत का पूरे ग्लोब के साथ जो हमें रिश्ता जोड़ना, या उनसे हम अपनी व्यवहारिकता या अपने रिश्ते, जैसे कि हम देख पा रहे हैं हमारा इंडिया है, लेट्स सपोज, तो यदि इंडिया का पूरे ग्लोब से जो हम एक रिलेशन बनाए, जो एक एग्रीमेंट करें, उसी को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इसके साथ साथ इसके कुछ कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं ग्लोबलाइजेशन के। क्या होते हैं उसे हम देखेंगे कि भैया बड़ा फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन मेथड आ जाता है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि जब बाहर की, अब सोचिए, लोग हमारे देश में आ सकेंगे तो क्यों, हमारे पास कितना बेहतर, हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी, हमारे पास तकनीकें होंगी, हमारे पास मैन पावर अच्छी हो जाएगी, हमारे पास स्किल्स अच्छी आएंगी, और अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी भी बेहतर बन जाएगी। नेगेटिव इम्पैक्ट भी इसके कुछ रहे कि ग्लोबलाइजेशन से क्या क्या परेशानियां होती हैं। इससे हमारी एम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट कम होती है हमारे डोमेस्टिक सेक्टर्स की। बिल्कुल, जब बाहर के लोग आएंगे तो जो हमारी होम यूनिट्स हैं, जो हमारे डोमेस्टिक यूनिट्स हैं, वो हमारी कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाएंगी। इसके साथ साथ आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी तो बाहर जाएंगे, जब अब बाहर से कुछ आएगा तो यहाँ से भी तो बहुत सी चीज़ें बाहर जाएंगी। इसके साथ साथ आपका वाइडनिंग गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, बिल्कुल, जो लोग अमीर है वो और अमीर, और जो गरीब है वो और गरीब। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि अब तक भी, अभी 2024 तक में ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। ओवरऑल यदि अब हम देखें, क्योंकि हमने अब एलपीजी के बारे में डिटेल में पढ़ा कि क्या प्राइवेटाइजेशन थी, क्या ग्लोबलाइजेशन थी, और क्या आपकी लिबरलाइजेशन थी, तो ओवरऑल जिसको हम एनईपी भी कहते हैं, जिसको हम न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म भी कहते हैं,
इसके क्या आपके पास पॉजिटिव इम्पैक्ट हुए, अब उसको समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये आंसर आप खुद मुझसे बेहतर दे सकेंगे क्योंकि हमने बहुत डिटेल में इस चीज़ को पढ़ा है। तो सबसे पहला क्या हुआ, आपकी जीडीपी की ग्रोथ बढ़ी, आपके आईटी सेक्टर्स की रिकॉग्निशन बढ़ी, गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ गई, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ गया, प्राइवेट सेक्टर को अब नाम मिलने लग गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हमारी बहुत हाई हो गई, भारत की एक इमर्जिंग पावर की तरह रिकॉग्निशन मतलब उसकी पहचान होने लग गई। और अब जो मोनोपोली थी मतलब जो एकल मार्केट थी उससे वो कॉम्पिटिटिव मार्केट में तब्दील हो गई। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं हमारी पॉवर्टी भी कम हुई। जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी इस एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद वो थोड़ी सी बेहतर स्थिति में आ गई। परेशानी क्या रही, बिल्कुल एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था जिसमें एलपीजी में कहीं भी उसके बारे में बात नहीं की गई। इसके साथ साथ ये सारी जो ग्रोथ है ये अर्बन कंसंट्रेशन थी, मतलब कि अर्बन एरियाज में थी, रूरल एरियाज को कहीं ना कहीं इस एलपीजी में इग्नोर कर दिया गया। जो हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, जो हमारे टेक्सटाइल लोकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको भी, और जो हमारे कल्चरल इरोजन है उसमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। मतलब हमारी सभ्यता जो भारतीय सभ्यता थी उसमें भी कहीं ना कहीं हमने गिरावट देखी, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन बहुत बड़े स्तर पर होने लग गया, बहुत बड़े लेवल पे होने लग गया। तो आशा करती हूँ आपको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली होगी। अपनी तरफ से मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको हर एक कंसेप्ट को डिटेल में समझाया जाए, लेकिन उसके बावजूद यदि कुछ क्वेश्चन या कुछ भी रह जाता है तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर, गुड लक।